अस्सलाम वालेकुम। नंबर थ्योरी के लेक्चर 23 में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूफ करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो सबसे पहले इसे एग्जांपल से समझते हैं और फिर इसका प्रूफ देखेंगे। उसके लिए मैं लेट कर लेता हूँ कोई भी एक नंबर, मिसाल के तौर पे 48 मेरे पास एक नंबर है। 48 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 24 की फॉर्म में। इसी तरह फर्दर 24 के फैक्टर बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 24 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 12। इसी तरह आगे 2 मल्टीप्लाई 12 को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 6। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 6 को फर्दर इसके फैक्टर बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। अब अगर मेरा प्रोसेस ये किसी जगह पे आगे स्टॉप हो जाए, मिसाल के तौर पे 2 को अब मैं फर्दर इसके फैक्टर नहीं बना सकता, इसी तरह 3 के फैक्टर नहीं बन सकते, तो अगर ये प्रोसेस किसी जगह पे जाके स्टॉप हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास जितने भी फैक्टर आए हैं ये तमाम के तमाम प्राइम नंबर हैं। तो 48 के मैंने प्राइम फैक्टर लिख दिए। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3। 48 को मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख देते हैं अ नंबर n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, फॉर n इज़ इक्वल टू 48। मैंने 48 को लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में। इसी तरह अगर मैं कोई और नंबर लेट करूँ 36, तो 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 18। इसी तरह 18 को फर्दर 2 मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं। अब 2 भी प्राइम है लेकिन 9 प्राइम नहीं है, तो 9 को मैं फर्दर 3 मल्टीप्लाई 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं इसकी डीकम्पोजिशन नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास चारों फैक्टर आए हैं ये चारों प्राइम नंबर हैं। तो 36 को मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में, या इसको 2 की पावर 2 लिख दें और इसे 3 की पावर 2। और अगर इसे जर्नल फॉर्म में लिखना हो तो ये आ जाएगा P1 स्केयर मल्टीप्लाई P2 स्केयर। यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या है 2 और P2 की 3। इसी तरह इसको अगर लिखें जर्नल फॉर्म में तो P1 की पावर 4 मल्टीप्लाई P2, जहाँ पे P2 इक्वल है 2 के और P2 इक्वल है 3 के। तो ये मैंने 36 और 48 की दो डिफरेंट डीकम्पोजिशन बनाई और इन दोनों को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में लिख दिया। अब देखते हैं स्टेटमेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। स्टेटमेंट ये कहती है कि एनी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। यूनिक का ये मतलब है कि अगर मैंने 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 लिखा है तो इसके अलावा मैं 36 की कोई और डीकम्पोजिशन नहीं बना सकता। ऐसा नहीं है कि मैं 2 की जगह पे कोई और नंबर पुट कर दूं, इसी तरह 3 की जगह पे कोई और नंबर पुट करूं और उनका स्केयर लेने पे और मल्टीप्लाई करने पे 36 आता हो। मेरे पास सिर्फ 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जिनका मैं स्केयर करूं और आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 36 आए। ये मतलब है यूनिकनेस का। अब इसकी स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये है कि एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर। अब अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ फैक्टर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं इनकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ 3 पावर 2 एंड 2 पावर 2। इससे 36 की डीकम्पोजिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें इतनी चीज़ अलाउड होती है कि इनकी जगह आपस में चेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि इनकी जगह पे कोई और नंबर रिप्लेस कर दे। अगर ऐसा कर देंगे तो फिर वो यूनिक नहीं रहेगा।
और इनकी अगर पोजीशन चेंज कर दें तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। तो ये मतलब है ऑर्डर ऑफ फैक्टर का। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ हम करेंगे कंट्राडिक्शन के साथ। स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि किसी भी इंटीजर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में लिख सकते हैं, और मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास ऐसे इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं जिसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में नहीं लिख सकता। सपोज देयर एग्जिस्ट इंटीजर which are not product of primes। अब मेरे पास 1 से बड़े वो तमाम इंटीजर्स हैं जिनको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में नहीं लिख सकता। 1 से बड़े हैं तो इसका मतलब है कि ये तमाम पॉजिटिव भी होंगे। अगर तमाम इंटीजर पॉजिटिव हैं तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कहता था? उसकी स्टेटमेंट ये थी कि एवरी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मस्ट हैव अ लीस्ट एलिमेंट। अब ये जो मैंने कलेक्शन लेट किया ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका भी कोई लाजमी तौर पे कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो उसको मैं चूज़ कर लेता हूँ कि वो m है। चूज़ m टू बी द स्मॉलेस्ट सच इंटीजर। और इसकी रीज़न क्या है? रीज़न है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। अब m मेरे पास सबसे छोटा इंटीजर है जिसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में नहीं लिख सकता। तो इसका मतलब है कि m से छोटे जितने भी इंटीजर होंगे उनको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं m से छोटा कोई ऐसा इंटीजर ले लूँ कि जिसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में नहीं लिख सकता, तो फिर वो m से भी छोटा होगा, जो कि कंट्राडिक्ट करेगा m की प्रॉपर्टी को कि m स्मॉलेस्ट है। अगर मैं ऐसा कोई इंटीजर फाइंड कर लेता हूँ कि जिसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में नहीं लिख सकते, तो फिर m स्मॉलेस्ट नहीं रहेगा। तो इसके लिए लाजमी है कि m से छोटे जितने भी इंटीजर होंगे वो ऑब्वियस है कि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। अब m की एक और प्रॉपर्टी भी है, यहाँ से मुझे पता चल रही है कि m प्राइम नहीं हो सकता। m इज़ नॉट अ प्राइम। अब इसकी क्या वजह है कि अगर मैं 1 मिनट के लिए सपोज कर लूँ कि m को मैं प्राइम लिख सकता हूँ, m कोई भी एक प्राइम नंबर है p, तो बेसिकली ये भी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में लिखा हुआ है। लेकिन फ़र्क क्या है कि ये प्रोडक्ट ऑफ 1 प्राइम है। लेकिन मैंने m ऐसा चूज़ किया है कि जिसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में नहीं लिख सकते। m ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर है जिसे मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में नहीं लिख सकता। अगर m प्राइम हो जाएगा तो फिर तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें ऑब्वियस है कि m प्राइम नहीं हो सकता। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर कि जिसका 1 डिवाइज़र हो या वो नंबर इटसेल्फ। अब अगर m प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके और भी डिवाइज़र एग्जिस्ट करते हैं m के, 1 और m के अलावा, which implies that there exist other integers other divisors of m other than 1 and m। ज़ाहिर सी बात है अगर m प्राइम नहीं है तो इसको 1 और m के अलावा और इंटीजर भी डिवाइड करेंगे। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि वो इंटीजर r है, से r डिवाइड करता है m को। अब अगर r m को डिवाइड करता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी m को मैं r के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट s बिलोंग्स टू z सच दैट m इज इक्वल टू r s। यहाँ पे r और s लेस होंगे m से,
ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि अगर देखें ना, अगर मैं 6 को लिखूँ 2 × 3 की फॉर्म में, तो 2 और 3 हमेशा 6 से छोटे होते हैं। तो मतलब कि ये जो प्रोडक्ट होगी दो नंबर्स की, ये ओरिजिनल नंबर से हमेशा छोटी होती है। अब मैं यूज़ करूँगा m की प्रॉपर्टी को। m की प्रॉपर्टी है कि m सबसे छोटा इंटीजर है, स्मॉलेस्ट इंटीजर है, जिसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में नहीं लिख सकता। अगर m स्मॉलेस्ट है तो इसका मतलब है कि मेरे पास r और s से भी छोटे हैं, तो r और s क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। क्योंकि यही बात मैंने पहले भी बताई थी कि अगर m स्मॉलेस्ट इंटीजर है जिसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में नहीं लिख सकता, तो फिर इसका मतलब है कि m से छोटे जितने भी इंटीजर होंगे वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। और r और s मेरे पास लेस देन m है, m से छोटे हैं, तो इसका मतलब है कि r और s को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में लिख सकता हूँ मैं, विच इम्प्लाइज दैट r and s कैन बी written as प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अगर r और s को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में लिख सकते हैं, तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ, r की प्रोडक्ट को कुछ नाम दे देते हैं। r इज़ इक्वल टू, इसे कह दें P1 अल्फ़ा 1 अप टू सो ऑन PT अल्फ़ा T। इसी तरह s को भी कुछ नाम दे देते हैं। s प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है Q1 बीटा 1 अप टू सो ऑन QK बीटा K। अब अगर r और s की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो फिर m की वैल्यू क्या बनेगी, m इक्वल आ जाएगा P1 अल्फ़ा 1 अप टू सो ऑन PT अल्फ़ा T। इसी तरह Q1 बीटा 1 अप टू सो ऑन QK बीटा K। अब ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है, ये भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। इसकी रीज़न क्या है कि R भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, S भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा ये भी क्या है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। तो बेसिकली M को मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में, तो ये मेरे पास क्या आ गई, कंट्राडिक्शन। रीज़न इसकी ये है कि M को मैंने लेट किया था स्मॉलेस्ट सच इंटीजर कि जिसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में नहीं लिख सकता, लेकिन m को तो मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में, तो ये मेरे पास कंट्राडिक्शन आ गई। दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन। अगर ये कंट्राडिक्शन आ गई है तो इसका मतलब है कि जो मेरी ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वो ट्रू थी। ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या थी कि एनी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि जो मैंने लेट किया था वो तो गलत साबित हो गया, तो जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू है। सो एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी है कि कोई भी इंटीजर n से 1 से बड़ा हो तो उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ तक हाफ थ्योरम तो प्रूफ हो गया है कि एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब नेक्स्ट हमने शो करनी है कि दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक। इसकी यूनिकनेस प्रूफ करनी है, तो इसकी यूनिकनेस भी मैं कंट्राडिक्शन से प्रूफ करूँगा। मैं सपोज कर लूँगा कि मेरे पास ऐसे इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं जिसकी एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। सपोज देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स
which have more than one representation. अब ये मेरे पास ऐसे इंटीजर की कलेक्शन आ गई है, 1 से बड़े ऐसे इंटीजर जिसकी एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, जिसका मतलब है कि तमाम इंटीजर पॉजिटिव भी होंगे। और अब मैं यूज़ करूँगा वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के मुताबिक इसका कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी होगा, तो मैं वो चूज़ कर लेता हूँ कि वो m है। चूज़ m टू बी द स्मॉलेस्ट सच इंटीजर। अच्छा, m मेरे पास इसकी रीज़न क्या है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। अब m मेरे पास सबसे छोटा इंटीजर है जिसकी एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका मतलब है कि m से छोटे जितने भी इंटीजर होंगे वो तमाम यूनिक होंगे, उनकी रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी। क्योंकि अगर m से छोटा मेरे पास कोई ऐसा इंटीजर मिल जाए जिसकी एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, तो फिर m स्मॉलेस्ट नहीं रहेगा। m के स्मॉलेस्ट होने के लिए ये ज़रूरी है कि m से छोटे जितने भी इंटीजर हैं वो लाजमी तौर पे यूनिक होंगे, उनकी रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी। तो अगर m की दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है तो मैं सपोज कर लेता हूँ एक रिप्रेजेंटेशन है m इज़ इक्वल टू p1 अल्फ़ा 1 अप टू सो ऑन ps अल्फ़ा s। इसी तरह दूसरी रिप्रेजेंटेशन लेट कर लेते हैं m इज़ इक्वल टू q1 बीटा 1 अप टू सो ऑन qt बीटा t। अगर ये दो m की रिप्रेजेंटेशन है, दो डिफरेंट, तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल भी होंगी। इनको दोनों इक्वल रख सकते हैं, p1 अल्फ़ा 1 अप टू सो ऑन ps अल्फ़ा s q1 बीटा 1 अप टू सो ऑन qt बीटा t। अब इस साइड में से अगर मैं एक p1 अलग कर लूँ तो बाकी टर्म क्या बचेगी, p1 अल्फ़ा 1 माइनस 1 अप टू सो ऑन ps अल्फ़ा s। और ये टर्म वैसे लिख लें q1 बीटा 1 अप टू सो ऑन qt बीटा t। ठीक है, तो अब p1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर के साथ और मेरा आंसर ये टर्म आ रही है। इसका मतलब है कि मैंने इस टर्म को p1 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी p1 डिवाइड करेगा इस टर्म को q1 बीटा 1 अप टू सो ऑन qt बीटा t। अब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक थ्योरम प्रूव किया था कि अगर मेरे पास p कोई प्राइम नंबर हो और p डिवाइड करता हो a और b की प्रोडक्ट को, p डिवाइड a b, देन p डिवाइड करेगा या तो a को या b को डिवाइड करेगा। अब ये जो टर्म लिखी है मेरे पास q1 बीटा 1 अप टू सो ऑन qt बीटा t, इसको पहले मैं दो टर्म की प्रोडक्ट में डिवाइड करूँगा और फिर उसके बाद ये थ्योरम यूज़ करूँगा। p1 डिवाइड, अगर इसमें से एक q1 को मैं अलग कर लूँ तो अंदर बचेगा p1 बीटा 1 माइनस 1 अप टू सो ऑन qt बीटा t। अब p1 डिवाइड कर रहा है दो नंबर की प्रोडक्ट को, तो इस थ्योरम के मुताबिक या p1 डिवाइड करेगा q1 को या p1 डिवाइड करेगा q1 बीटा 1 माइनस 1 अप टू सो ऑन qt बीटा t। अब अगेन अगर इसको मैं इसमें से q1 सेपरेट करूं तो p1 डिवाइड्स q1, तो अंदर बचेगा q1 बीटा 1 माइनस 2 अप टू सो ऑन
क्यू टी बीटा टी। अब इस थ्योरम के मुताबिक अगेन P1 डिवाइड करेगा Q1 को, अदरवाइज P1 डिवाइड्स Q1 बीटा 1 माइनस 2 तो क्यू टी बीटा टी। और ये प्रोसेस इसी तरह आगे चलता जाएगा यहाँ तक कि Q1 की पावर आ जाएगी बीटा 1 माइनस 3 4 अप टू सो ऑन बीटा 1 माइनस बीटा 1 तक। जब Q1 की पावर बीटा 1 माइनस बीटा 1 आ जाएगी तो बीटा 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो मेरे पास आंसर 1 के इक्वल होता है। तो Q1 वाली टर्म तो 1 आ जाएगी, इसी तरह Q2 भी 1 हो जाएगा, Q3 भी, इसी तरह सारी टर्म्स 1 होती जाएंगी। लास्ट पे बचेगा मेरे पास QT। तो QT दो नंबर्स की प्रोडक्ट पड़ी होगी, QT मल्टीप्लाई QT पावर बीटा 1 माइनस 1। इसी तरह तो P1 डिवाइड करेगा QT को एंड अगेन P1 डिवाइड QT सम पावर्स, मिसाल के तौर पे बीटा 1 पावर माइनस 1 आएगा, फिर 2 चलता जाएगा, एट द एंड QT की पावर 0 आ जाएगा तो और वो भी 1 आ जाएगा। तो बस मेरे पास एक ही टर्म बचेगी Q1 डिवाइड्स QT। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिमिलरली कंटिन्यू दिस प्रोसेस वी गेट P1 डिवाइड्स QT। अब QT एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये क्या थी, M की रिप्रेजेंटेशन थी। M को मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में, तो ये तमाम टर्म प्राइम है। तो QT भी इन्हीं टर्म में से कोई एक टर्म है, तो QT भी प्राइम होगी। अगर QT एक प्राइम है तो इसका मतलब है कि QT के सिर्फ दो ही डिवाइज़र हो सकते हैं, एक 1 और दूसरा QT इटसेल्फ। अगर P1 QT को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि P1 को या तो 1 होना पड़ेगा या QT, विच इम्प्लाइज दैट QT इज प्राइम। अब P1 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तमाम इंटीजर 1 से बड़े हैं और वैसे भी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 होते हैं, तो P1 इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता। दूसरी कंडीशन क्या बची, P1 इक्वल होगा QT के, विच इम्प्लाइज दैट P1 इक्वल टू QT। अब M की जो मैंने दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन लिखी थी वो मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। M इक्वल टू P1 अल्फा 1 अप टू सो ऑन PS अल्फा S, और दूसरी रिप्रेजेंटेशन थी Q1 बीटा 1 अप टू सो ऑन QT BT। अब ये जो मैंने लिखा है P1 इक्वल टू QT, इसका मतलब है कि ये जो मैंने नीचे रिप्रेजेंटेशन लिखी है इन दोनों में से कम एक एलिमेंट इक्वल है। इस टर्म में से कोई एक एलिमेंट और इसमें से, वो दोनों इक्वल हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि P1 को इन दोनों टर्म से डिवाइड करवा देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा M ओवर P1 इक्वल टू, में से अगर P1 को सेपरेट कर लें तो मेरे पास अंदर बचेगा P1 अल्फा 1 माइनस 1 अप टू सो ऑन P अल्फा S, और डिवाइड किससे करना है, P1 से। इसी तरह इस साइड पे भी P1 से डिवाइड कराएंगे और P1 किसके इक्वल है, QT के, तो इसे QT से रिप्लेस कर देते हैं। ये रिप्लेस इसलिए किया है क्योंकि दूसरी टर्म जिसे मैंने डिवाइड करवाना है उसमें तमाम टर्म Q वाली हैं, तो मैंने P1 को कन्वर्ट कर दिया QT में। P1 बीटा 1 अप टू ऑन, इसमें से QT को सेपरेट कर लेंगे तो अंदर बचेगा बीटा T माइनस 1, और डिवाइड करवा रहे हैं QT के साथ। अब QT को डिवाइड कर, इसी तरह P1 को डिवाइड करेगा, तो मेरे पास M ओवर P1 की दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आ गई। एक है P1 अल्फा 1 माइनस 1 अप टू सो ऑन PS अल्फा S, एंड दूसरी कौन सी है, M ओवर P1 इक्वल टू M ओवर QT इक्वल टू Q1 बीटा 1 अप टू सो ऑन QT बीटा T
बीटा टी माइनस वन। अब ये मैंने एम ओवर पी वन की दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन लिख दी और मुझे पता है कि एम ओवर पी वन लेस देन है एम से। ये बात तो ऑब्वियस है, किसी भी नंबर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें तो वो जो आंसर आता है वो ओरिजिनल नंबर से छोटा हो जाता है। अब मैं यूज़ करूँगा एम की प्रॉपर्टी को। एम की प्रॉपर्टी ये थी कि एम मेरे पास स्मॉलेस्ट इंटीजर है जिसकी एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। ये देखें, ये मैंने चूज़ किया था एम को ऐसा इंटीजर जो कि सबसे छोटा है जिसकी दो दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका मतलब है कि एम से छोटे जितने भी इंटीजर थे वो उनकी तमाम इंटीजर्स की रिप्रेजेंटेशन यूनिक थी, लेकिन मुझे तो एक ऐसा इंटीजर मिल गया एम से छोटा जिसकी एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका मतलब है कि एम छोटा नहीं रहेगा। ये कंट्रडिक्शन आ गई हमारे पास एम के स्मॉलेस्ट होने की, क्योंकि ये मेरे पास दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन पड़ी हैं एम से छोटे इंटीजर की। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। दिस इज़ अ कंट्रडिक्शन to the minimality of तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो एवरी इंटीजर n greater than 1 has only one representation. Which is product of prime. ये मेरा थ्योरम कंप्लीट हो गया। प्रूफ किया कि किसी भी इंटीजर को जो कि 1 से बड़ा हो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने ये प्रूफ कर दिया कि जो रिप्रेजेंटेशन थी जिसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखा है वो यूनिक थी। दिस इज प्रूफ।